अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ, और उम्मीद है कि आप सब मस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का तो आज वीकेंड शुरू हो चुका है, तो उन लोगों के लिए तो आज के दिन से ही एंटरटेनमेंट का, एंजॉयमेंट का और बहुत सारी काम की ज़िम्मेदारियों का जो एक क्राइटेरिया है वो शुरू भी हो गया होगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उन्होंने वीकेंड्स के लिए कुछ काम रखे हुए होते हैं कि जी, ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो वीकेंड है ना वो ज़्यादा मुश्किल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग डेज़। तो उन्होंने अपने सारे काम जो हैं वो लाइन अप किए हुए होते हैं, जिनके लिए ख़ास तौर पे एक छुट्टी आती है तो वो लोग एक छुट्टी में अपने सारे काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंसान जब हमें एक या दो छुट्टियां जैसे ही मिलती हैं, वीकेंड आता है तो उसमें हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं करना होता, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो कोशिश किया करें इन वीकेंड्स पे, ख़ास तौर पे हमारे अगर मुल्तान शहर की बात करें तो बड़ा हिस्टोरिकल एक तो शहर है और इसमें बड़ी खूबसूरत जगह हैं जो कि हम विज़िट कर सकते हैं, जो देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग वीकेंड्स पे अपनी फैमिली को टाइम दें और फैमिली के साथ बाहर भी जाएं, इंजॉय भी करें, एंटरटेनमेंट भी हो उसमें, ताकि बच्चों के लिए जो है वो एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग अरेंज कर सकें। अगर हम बात करते हैं ना बच्चों की, तो बच्चों की तालीम और तरबियत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि अगर आप सिर्फ उन्हें किताबी कीड़ा बना देंगे तो वो जो किताब में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ उनकी हद तक महदूद रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत करेंगे, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होती है, और पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी करें। और तरबियत करने के बड़े तरीके हैं, और तरबियत में ये भी आ जाता है कि आप अपने बच्चों को स्किल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं और उनकी स्किल्स जो आप उनके अंदर हैं उनको पहचानें भी सही। अच्छा, आज हम इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, जो कि वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं शकील सुल्तान साहब, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक मॉर्निंग जब हम कहते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो वो जब सुबह का आगाज़ होता है तो उस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कैसे बनाया जा सकता है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुडनेस जो होती है वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट से आती है। अगर आप सुबह ये उठते हैं सोच कर कि ओहो आज फिर काम करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। अगर आप ये सोच कर उठते हैं कि आज कुछ और अचीव करेंगे, आज कुछ और ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे, आज कुछ और ऐसे तजर्बात करेंगे जिससे हम बेहतरी की जानिब गामज़न हों, तो वो गुड मॉर्निंग बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट यू। इसे आप समझिए कि अगर आप बीमार हैं खुदा न खास्ता, या किसी परेशानी का शिकार हैं, आपके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो वैसे ही आपका दिन गुजरेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं आज हमने ठीक करना है चीज़ों को, तो वो आपकी गुड मॉर्निंग बन जाती है। अब जैसे आप देखिए वीकेंड है, आप जैसे बता रही थी कि हमें एंटरटेनमेंट करनी है, आपने हमें यहाँ बुला लिया। अगर हम ये समझते हैं कि आज तो जी रूही टीवी ने हमारा वीकेंड ख़राब कर दिया है, तो फिर वो बैड मॉर्निंग होती। गुड मॉर्निंग ये है कि हम आज रूही टीवी के साथ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, हम ऑन एयर होंगे, तो ये गुड मॉर्निंग है और प्रोडक्टिव एक्टिविटी है एक। तो वाकई ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ से भी बड़ा कनेक्टेड होती है कि आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने जब से आप एज अ वाइस चांसलर आपने चार्ज संभाला बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का, तो आपने अपने टेन्योर में ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स थे जो आपकी जानिब से हुए, जिसमें ऑब्वियसली अब देखा जाए तो दौर जो है वो सोशल मीडिया का है और एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो रैपिडली चीज़ें चेंज भी हो रही हैं डे बाय डे। अच्छा, दिन में हम रोज़ उठ के देखते हैं तो हमें कोई ना कोई नई चीज़, नया इनिशिएटिव, नई इनोवेशंस देखने को मिल रही होती हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इट्स टू अर्ली इन माई टेन्योर हेयर, और अभी से ही आप अगर टेन्योर की गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो अभी एक साल भी नहीं हुआ है, अराउंड 10 मंथ्स हुए हैं मुझे यहाँ पर। अच्छा। और इन 10 मंथ्स में हमें
जो रिस्पांस हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को चैलेंजेस क्या हैं। हमें जो इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा चैलेंज रहा है अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर, वो था परसेप्शन का। यस। उस पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है कि हमें यूनिवर्सिटी की परसेप्शन को बेहतर करना है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की चंद एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है। बेशक। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि चारों सूबों को काउंटर करती है, कि स्टूडेंट्स को काउंटर करती है, उनको रिस्पांस। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका एक ह्यूज एलुमनाई नेटवर्क है जो कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट ओहदों पर मौजूद है। और उसके साथ साथ इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। जैसे हम 50 साल आज इस साल इस यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन 4-5 बुनियादी चीज़ों के हवाले से हमने काम करना शुरू किया। हमने परसेप्शन के हवाले से जो नेगेटिव हमारी इमेजेस थे या ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही थी, उसको हमने पॉजिटिविटी में चेंज किया। उस सिलसिले में यकीनन मीडिया का किरदार भी रहा है। आपके साथी जो रिपोर्टर हैं ये मेरे साथ इंटरेक्शन में भी रहे हैं, और भी हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ हमने किया है। हमारी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो बहुत मैटर करती है। उसको हमने बेहतर करने के लिए कुछ काम किया है। जैसे आपने बात की डिजिटल हवालों से, हमारी यूनिवर्सिटी में डिजिटल चीज़ों का फुकदान था जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लेकर आ रहे हैं। हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो हमारा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। तो तालिब इल्म के हवाले से वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नॉलेज प्रोडक्शन के या नॉलेज के इदारे हैं, वो कोई ट्यूशन सेंटर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए गए, क्लास पढ़ के आ गए। इट्स ए होल कम्युनिटी। तो जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो हम इस बारे में मज़ीद बातें करेंगे। तो बेसिक थिंग इज़ कि हम यूनिवर्सिटी का एक बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत इमेज जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, और अब अगर कोई भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाती है। लाइफ का हर, आप समझ लें कि ज़िंदगी का हर तर्ज जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जाके जुड़ा हुआ मिलता है हमें। तो अब सोशल मीडिया की बात है तो मुझे बताइएगा कि कौन से तलबा की सहूलियात के लिए नए प्रोजेक्ट्स या कौन से ऐसी चीज़ों का आगाज़ किया गया है जो तलबा के लिए जो है वो मुफीद साबित हो सकता है। देखिए, हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है, जैसे मैंने बताया पहले आपसे अर्ज़ की, कि वो स्टूडेंट्स हैं। तो हमने स्टूडेंट्स को जितने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना किसी भी हवाले से, उनको रजिस्ट्रेशन के हैं, उनके रिज़ल्ट के मुतालिक हैं, उनकी सब्जेक्ट चेंज से मुतालिक है, उनकी ट्रांसफ़र है, उनकी फ़ीस हैं, उनके हॉस्टल के इश्यूज़ हैं। मैं जब आया था तो यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के चक्कर लगाते थे, और वहाँ पे जनरली जो बिहेवियर होता है उसको भी बेहतर किया है। एंड सेकेंडली हमने ये किया है कि हमने कुछ 6-7 माह पहले स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। इसके 3 बड़े एरियाज़ रखे। रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतालिक, कंट्रोलर यानी एग्ज़ाम से मुतालिक, और फाइनेंस से मुतालिक 3 डेस्क बनाए गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक बैंक में तशरीफ़ ले जाते हैं, आपको जो काम है उसकी आपको एक चिट निकलती है, और उस चिट के साथ पीछे एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, और आपको उसमें आपका प्रॉब्लम जो है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है, और आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाता है कि इतने दिन के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आप आकर उसका रिस्पांस ले जाइए। वेरी गुड इनिशिएटिव। क्योंकि आपने जैसे पहले बात की, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें जब ऑफिस के स्टूडेंट्स को चक्कर काटने पड़ते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स बड़ा बेजार भी हो जाते हैं। तो ये एक, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं भी बात करना चाहूँगा, मैं रिपोर्टर हूँ, हमारे साथ ना पेरेंट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं कि हमें गाइडेंस दें। तो BZU में जब मैं दाखिला ले रहा था तो मेरा पहले सोशियोलॉजी में हुआ, तो मैं माइग्रेशन चाहता था अपने मैस कम्युनिकेशन में, और मुझे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। और एक दिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो रही है और मैं बैठा हूँ, और मुझे आगे पता चलता है कि शकील सुल्तान कौन है, आप हैं जी, आपका दाखिला नहीं है, आपकी फ़ीस नहीं आई हुई। मैं परेशान, मैंने कहा मैं तो 40,000 पे किए हुए हैं, ये सारा प्रोसेस किया हुआ है, हर चीज़ ओके है। अच्छा, ये क्लियर कर दें, ये मेरे आने से पहले का वाक़या ये सर 2018 का वाक़या है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बड़ी परेशानी, और मुझे उस चीज़ को क्लियर करवाने में बड़ा टाइम लग गया। ठीक है। और होता क्या है कि आपको ना हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग एक बंदे को पकड़ के चीज़ें करवानी पड़ती हैं। अब मेरे कज़न के पेरेंट की कॉल आई कि शकील बेटा एडमिशन कराना है, तो कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, क्या है। मैंने उन्हें एक ही बात की, मैंने कहा BZU में वहाँ पे स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर, एडमिशन डेस्क भी है, आप वहाँ जाएं, अपना मसला बताएं, आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इससे जो कनेक्टेड जो बात की है ना शकील ने,
वो एक तो स्टूडेंट फैसिलिटेशन है, वो स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट बन चुके हैं वो उनके लिए है। दूसरा है जिसमें स्टूडेंट बनना है। उसके भी ऐसे ही मसाइल होते हैं। तो हमने एक सेंट्रल एडमिशन ऑफिस क्रिएट किया, उसमें भी स्टाफ जो है उसको हमने वहाँ पर बिठाया ताकि पेरेंट्स और बच्चे, उनके रिश्तेदार, जो भी उनके साथ चाचा मामू खाला आते हैं एडमिशन करवाने के लिए, वहाँ पे भी तशरीफ़ लाएं। और उसके साथ साथ इस सेमेस्टर से हमने एक रोबस्ट आईटी के सिस्टम का बेस्ड एडमिशन पोर्टल कायम किया, जिसमें तमाम एडमिशन्स जो है ना वहाँ पर हो रहे हैं। अब आपने चूंकि सोशल मीडिया की बात की तो मैं, वो कहते हैं ना कि खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मुझसे गिला भी एक सुन लीजिए। आपके मीडिया के हवाले से कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, हर किसी का पर्दा रखना चाहिए, ऑल्दो उन्होंने मीडिया पे डिस्कशन की, हमारे हवाले से एक बैड कैंपेन रन की गई कि हमारे फिक्रा ये था ज़करिया यूनिवर्सिटी में दाखिलों का फुकदान, सिर्फ 300 एडमिशन हुए हैं। अभी मैं आपको अपने नंबर नहीं बता रहा। 5 दिन के बाद एक और बड़े अखबार ने, जो बहुत बड़ा अखबार है, उसने खबर लगाई इसी टाइटल के साथ, ज़करिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का फुकदान, सिर्फ 4000 एडमिशन हुए हैं। अच्छा, यू सी, टाइटल वही है और खबर में, खबर के पीछे जो खबासत है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो समझने की जरूरत यह है कि आम लोगों ने उसको एक फुलझड़ी की तरह समझा और उस फुलझड़ी को लेकर चलना शुरू कर दिया। वो एक फेक न्यूज़ है। हमने अपने तौर पर फेक न्यूज़ का उसकी रिबटल किया, काउंटर किया, लेकिन वो फेक न्यूज़ वाली चीज़ शेयर नहीं हो रही है, अब वो सारे जहान में फिर रही है। अब ये मेरे साथ मौजूद हैं, ये चले जाएं किसी दिन एडमिशन ऑफिस, वो लाइव स्टैटिस्टिक्स देख लें। हम अब तक 4700 वाउचर्स इशू कर चुके हैं, फ़ी के वाउचर्स, जिसमें से तकरीबन 4000 से ज़्यादा पेड हैं। कुछ वक्त होता है जो बच्चे को दिया जा रहा होता है कि वो आकर फ़ी पे करे। अच्छा, ये क्या ज़रूरी है कि मीडिया के हर शख्स को पहले बुलाकर हम अपनी स्ट्रेटजी समझाएं कि हम क्या करने लगे हैं? नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से। कि अब आप देखें सोशल मीडिया पे, एक ये चीज़ सोशल मीडिया का आप समझ लें ड्रॉबैक है, फेक न्यूज़ फैलाना बड़ा आसान हो गया लोगों के लिए। अच्छा, अब देखिए ना, बड़ी आसानी हो गई है। हमने एडमिशन के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई। मेरे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको अपनी स्ट्रेटजी समझाऊं। चलिए, अब आप आगे हैं, हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हम 3 से 4 फेजेस में इस काम को करेंगे, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 3 से 4 फेजेस में आते हैं। फेजेस में, यस एग्जैक्टली। एक बड़ा एडमिशन का करके हम नहीं कोप कर सकेंगे। हमने एक प्री एडमिशन कैंपेन रन की, प्री कैंपेन रन की, जिन बच्चों के भी एडमिशन के एफएससी के रिजल्ट्स नहीं आए थे। अब हमारी कैटेगरी के बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए अब हमारी एक दूसरी कैटेगरी की ऐड चल रही है, जिसकी 18 अगस्त आखिरी तारीख है। उसमें हम जिनके अब फाइनल एडमिशन के रिजल्ट्स आए हैं उनको कैटर किया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे 2 इयर्स के प्रोग्राम है। फिर हमारा फेज चलेगा एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम तो अपने हवाले से चीज़ों को ठीक करते हुए चल रहे होते हैं, और इसमें शकील साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने एक्चुअल नंबर्स देखा हुआ है। शकील, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमें ब्रेक पर जाना है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। शकील, आप बात में ऐड ऑन करना चाह रहे थे। सर कह रहे थे ना कि हम मीडिया पर्सन को बुलाएं वहाँ पे और उनको तमाम अपने स्ट्रेटजीज बताएं। ऐसा है, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ और मैं प्रॉपर एजुकेशन बीट करता हूँ। मैं हर यूनिवर्सिटी पर नज़र रखे हुए होता हूँ, किसके एडमिशन कितने, हर तालीमी इदारे से कनेक्टेड हैं। हाँ, जब ना लोगों ने ना मुझे फॉरवर्ड की चीज़ें कि यार BZU में 300 दाखिले, अभी चीज़ें मैं देख रहा था, पता तो मुझे भी था कि ये क्या बात हुई कि 300 दाखिले। मैं जब यूनिवर्सिटी पॉसिबल नहीं है ना, जिस दिन यूनिवर्सिटी की ऐड सर फर्स्ट डे आपने अपलोड की थी ना सर वेबसाइट पे, उस दिन मैं एडमिशन कमेटी के चेयरमैन उनके पास बैठा था और उनसे मैं चीज़ें पूछ रहा था कि सर किस तरह से एडमिशन कैंपेन आप रन कर रहे हैं, कितना टारगेट है और कितने फेज़ में आप ऐड जा रहे हैं, नए प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो ये 300 वाली समझ ही नहीं आई, 300 वाली खबर कैसे बन गई। ठीक है, पता नहीं किसने खबर बना दी। मैंने जाके जब चेक किया दोबारा, मैंने खबर बनाना चाहिए, तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि 4000 एडमिशन जाके करीब जो फी वाउचर्स हैं वो कंफर्म भी हो गए हैं। अच्छा, और फिर जो सर ने बात की, आपने भी की, वो बात ठीक है कि जैसे ही कोई एक खबर सोशल मीडिया पे आती है
और लोग उसको आगे फिर धड़ाधड़ शेयर फिर करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि नेगेटिव खबर ज़रा ज़्यादा जल्दी वायरल होती है, पॉजिटिव खबर की जानिब कोई रुख नहीं करता, तो वो नेगेटिविटी हमारे माशरे में वैसे ही ज़रा जल्दी फैलती है। हाँ, वो कहते हैं कि मीडिया के लिए बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। यस, एग्जैक्टली। अच्छा सर, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में भी बात की कि आपका फोकस जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। 2-3 एलिमेंट्स उसमें रह गए थे। एक और था कि हमें यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट जो है ना वो खूबसूरत नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ ग्रीनरी है, ऑल्दो हार्श वेदर की वजह से ग्रीनरी को मेंटेन रखना ज़रा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी आप लास्ट विजिट जब आपने यूनिवर्सिटी का किया हो तो हमारे मेन गेट की अपीयरेंस में ड्रामेटिक तब्दीली है। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों ने वहाँ से वहाँ लोग पे गुजरते भी हैं तो वो चेंजेस हम नोटिस करते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे वहाँ से गुजरना होता है। तो वहाँ पे सेल्फीज लोग ले रहे होते हैं। अगर आप जब भी इसकी रिकॉर्डिंग चलाएं तो साथ में उसका इमेज भी अगर दिखा दें कि पहले क्या था इसका फ्रंट लुक और अब क्या है। बिल्कुल। अंदर भी सफाई के हवाले से हमने इंतजामात किए हैं, क्लीन एनवायरनमेंट दिया है, क्लीन कंफर्टेबल एंड क्वालिटी एनवायरनमेंट ये मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे हैं हमारे वो जब क्लासरूम में आए तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि टीचर्स मौजूद नहीं होते हैं, ये मेरे आने से पहले होता होगा, अब नहीं होता। तो बच्चे को क्लीन एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्वालिटी का एटमॉस्फेयर मिलेगा और साथ साथ जो है उसकी डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होगा। अब आते हैं इसके जुड़े हुए आगे चीज़ों के साथ कि क्या ये बच्चा मार्केट के लिए तैयार हो रहा है। तो उसमें 2 ऑप्शंस हम तैयार करते हैं जो भी हम स्टूडेंट करिकुलम बोर्ड्स बनाते हैं। एक तो हम, क्योंकि मैं अभी 10वां हुए हैं तो ये मेरा पहला एक्चुअल सेमेस्टर है, क्योंकि जब मैं आया था तो सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर ट्रेडिशन में 1 साल के बाद आता है। तो अभी हमने तमाम करिकुलम बोर्ड्स को, हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को रिवाइज किया है। हमने एक इनिशिएटिव लिया जो दुनिया भर में होता है, वो इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स या कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड्स बन रहे हैं ताकि इंडस्ट्री का इनपुट हमारे पास आ सके। सिमिलरली जो बच्चे हमारे पास से पास आउट हो चुके होते हैं, हमारे पास उनका डिजिटल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं होती, तो अब हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर और डिजिटल के हवाले से। वो हमने ये काम किया, तमाम रिकॉर्ड वो मौजूद है। अब जब बच्चे आएंगे उनका डायरेक्ट कनेक्ट मार्केट के लोगों के साथ होगा, उस सॉफ्टवेयर के साथ। जो एम्प्लॉयर है अब उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डिजिटली एक्सेस कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार हमने एक बड़ा जॉब फेयर मुनक़िद किया और हमें ये लगता था कि पता नहीं कामयाब होगा या नहीं हो गया, लेकिन लोगों में इतनी थर्स्ट थी, इतनी प्यास थी कि हम 10 से 12 हज़ार बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमें पता चला 15 से 20 हज़ार बच्चों ने उसको विजिट किया है। और अब हम इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में एक और जॉब फेयर करेंगे। अच्छा, जॉब फेयर करने का मकसद ये नहीं होता है कि उस जॉब में फ़ौरन आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें ये होता है कि वो लोग आते हैं, अपनी डिमांड्स देते हैं, बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती है वो मार्केट की एक्सेस के मुताबिक उनको वो फैसला फराहम करते हैं। अच्छा, फिर बच्चे इससे सीखते भी बहुत कुछ हैं, मोटिवेशन भी बड़ी मिलती है, कपड़े पहनने का तरीका पता चलता है, वहीं इंटरव्यूज होते हैं, सीवी बनाना होता है और उसके पीछे एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है जो उसकी प्रिपरेशन में हो रही होती है। मैं समझती हूँ हर इंस्टीट्यूशन में ना इस चीज़ को जो है वो कर देना चाहिए कि आप जॉब फेयर्स एनुअली या आफ्टर एवरी 6 मंथ्स होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके, उनके पास वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन। देखिए, तालीम तो वो ले रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज, वो प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर आ सके, वो सीख सके चीज़ों को कि अगर हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारे लिए चैलेंजेस ये हैं, उसके बाद हमने इसको कोप किस तरह से करना है। इसको हम कनेक्ट करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स बन के हमसे जा चुके हैं लेकिन हमारा उनसे राब्ता टूट गया, उसको हम एलुमनाई नेटवर्क, हमने एलुमनाई नेटवर्क को रिवाइव किया है। इस वक्त हमारे पास कोई 70,000 एलुमनाई का डेटा मौजूद है जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अक्टूबर में हम एक बड़ा इवेंट कराएंगे जिसमें हम टॉप 100 हमारे जो एलुमनाई हैं उनको हम यहाँ पर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम बताते हैं हमारे एलुमनाई कौन हैं। इस वक्त पाइड यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना वो हमारे एलुमनाई हैं, जो पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। स्टेट बैंक के 2 गवर्नर्स जो हैं वो हमारे एलुमनाई हैं जिनके साथ हम कनेक्शन हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के 2 डेप्यूटी ऑफिसर्स जो हैं, जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं, वो हमारे एलुमनाई हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, मैं खुद आपका एलुमनाई हूँ। ठीक है, ये जो एलुमनाई दुनिया भर में हमारे बैठे हुए हैं रिसर्च के हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी काउंसिल है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, उसके डीजी हमारे एलुमनाई हैं। जो मुख्तलिफ नाम मुझे अब याद आते जा रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मकसद ये है कि उनको हमने कनेक्ट करना है इन बच्चों के साथ ताकि वो हर तरह से सपोर्ट कर सकें। दोबारा कभी वक्त हुआ तो मैं इसमें फर्दर आप बताऊँगा।
एक आखिरी बात जो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने बात भी की कि टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट, हमने कंप्यूटर साइंसेज और इसके हवाले से 12 डिफरेंट प्रोग्राम्स इस दफ़ा लॉन्च किए हैं, जो कि प्योर कंप्यूटर साइंस के हवाले से है, जैसे डेटा साइंस है या एआई है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आईटी के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की डेवलपमेंट में एडवांस मैथमेटिक्स का बड़ा ही पिवटल रोल है। हम एडवांस मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग और एल्गोरिदम के बगैर, मैथमेटिक्स की सपोर्ट के बगैर कंप्यूटर साइंस में ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए अभी हमने जो नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं बिटवीन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, उसका भी एक बड़ा रोल है। सिमिलरली हमने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इस दफ़ा, हमने सोशल साइंसेज में कंप्यूटर्स का किया है, एग्री बिजली इंजीनियरिंग में किया है, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, प्योरली इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हैं, कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिनटेक के प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स हैं। ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चों को उस हवाले से तैयार करेंगे। नीड भी है। जी, तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि अभी हमने पहला कदम लिया है और इंशाल्लाह ये बच्चे मुस्तकबिल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारा स्टूडेंट डिमांड भी करता है इस चीज़ की कि उससे वक्त के साथ साथ, जैसे अभी मैंने शुरू में भी बात की कि इनोवेशंस जो हैं वो डेली बेस पे हमें देखने को मिल रही हैं, तो हमारे स्टूडेंट की डिमांड भी है कि जैसे जैसे माहौल में और चीज़ों में तब्दीलियां आती हैं तो वैसे वैसे स्टडी और एजुकेशन में भी तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात रह गया, बिल्कुल सर, एक बात मैं बता दूं आपको, कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी उसमें फील्ड में है, किसी भी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ है, चाहे वो अलाइड साइंसेस से है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, रिसर्च बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं रिसर्च के बाद में आता हूँ। ब्रेक से पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, एक आखिरी पॉइंट था स्टूडेंट्स से मुताल्लिक। 2015 से यहाँ पे मुल्तान में और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था। जब मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर दिया। हमारे ऑलरेडी स्टडी सेंटर्स चल रहे हैं 50% बच्चों के, ज़ाहिर बात है हमारी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस होती हैं, और बाकी 50% बच्चों के भी हम इंशाल्लाह सितंबर में स्टडी सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो 10 साल इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, मैं उसकी डायनामिक्स में नहीं जा रहा अभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया है, विच मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। इस पे आपको रिपोर्टर साहब से ही बता सकेंगे। ये सर ने ना ये स्टूडेंट्स का एक बड़ा एहतजाज कवर कर रहे थे कचहरी चौक पर, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लॉ इशू को सॉल्व करवाने के लिए, केसेस को। आप बिलीव करें, स्टूडेंट्स रो पड़ते थे। वो कहते हैं जब हमने इतनी फीसेस दी और हमने इतना टाइम दिया, अब हमें ये कह दिया जाए कि आपका मसला हल नहीं हो रहा। और फिर हर दफ़ा BZU में सिंडिकेट मीटिंग हो रही है, फ़लाँ इजलास हो रहा है, फ़लाँ मिनिस्टर आ रहा है, VC साहब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, फ़लाँ पेशी भी गए हुए हैं, फ़लाँ को मिल रहे हैं। हर दफ़ा एक नई उम्मीद जाग जाती थी कि ये मसला हल हो। अब ना एक माइंड बन गया था कि यार ये नहीं हल हो सकता, ये हल नहीं हो सकता, ये नहीं हल हो सकता। इतने सालों से ऐसे ही आ रहा है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम है ना कि केस लटकता रहता है कई सालों, हम जिसे समझते थे कि ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज़ है जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे, और अब स्टडी सेंटर्स बनाए हैं, एक मुल्तान का है, एक मेरे ख्याल में लोधरा है, बिहाड़ी और एक लोधरा, बिहाड़ी, और यहाँ जहाँ के बच्चे उन्हीं को वहीं एडजस्ट किया गया है फीस पर। और उसमें सर हमारे एक रिपोर्टर भी हैं हमारे एक रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी, वो भी इस चीज़ का शिकार थे, मुतासरा थे। अच्छा, ठीक है, वो भी लॉ करना चाहते थे, वो भी इसी केस में शामिल हो गए। अब वो भी स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में स्टडी सेंटर में स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स का एक बड़ा मसला हल हुआ है जिसको हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा सर, मुझे रिसर्च सेंटर के हवाले से बताइएगा कि रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे तलबा किसी भी डिपार्टमेंट से हैं या वो साइंसेस से हैं, तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आजकल देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया तो उसने चीज़ों को ना बड़ा रिप्लेस करने की कोशिश की है। अच्छा, हमारे टाइम में, या अगर हम बात कर लें शकील, जब आपने बात की कि आपकी डिग्री आपने 2018 में एडमिशन लिया था, तो तब क्या था कि हम अगर एक असाइनमेंट भी हमें दी जाती थी तो हम क्या करते थे, उस पर बैठ के रिसर्च करते थे,
हमने चीज़ों को देखना, रिसर्च करने के बाद जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते थे वो ऐड ऑन किए जाते थे असाइनमेंट्स में। अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, चैट जीपीटी किया और चलें जी असाइनमेंट्स भी तैयार हो गई, हर चीज़ हो गई, वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता है। ये तो बीएस की है ना, दो एमफिल है, लेकिन पीएचडी ये दो है। डिफरेंट डिस्कशंस अच्छा, हैं। हाँ। अब उसमें ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें जब बच्चा यूनिवर्सिटी में चला जाता है इंटरमीडिएट के बाद, तो उसे बीएस में और मास्टर्स में, बैचलर्स और मास्टर्स में उसे रिसर्च करना आना चाहिए। मैं अब आपकी दोनों बातों के अलग अलग हवाले हैं, एक एआई का हवाला है और एक हमारी रिसर्च है, उस पर काम होना चाहिए, जिसमें हम बीएस लेवल पर भी रिसर्च है। देखिए बीएस लेवल पे पहली दफ़ा इस यूनिवर्सिटी में हमने ये किया कि बच्चे अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, हमने सारी यूनिवर्सिटी को कहा, लेकिन जाहिर सी बात है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार नहीं थी, तो अराउंड 32 डिपार्टमेंट्स ने ठीक ये है। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए और हमने उसमें से तकरीबन और हर डिपार्टमेंट में 5, 7, 10, 12, 15 प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया जो कि उनकी प्रोजेक्शंस के हवाले से और उनकी नॉलेज के हवाले से प्रोजेक्ट्स। उसमें से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चुने हैं, तकरीबन 50। अब हमने कुछ नए ऑफिस क्रिएट किए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक हमारा है ऑफिस ऑफ ऑरिक, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश्ड है, वो काम कर रहा है, जो रिसर्च की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरा हमारा ऑफिस ऑफ डसर है, डिपार्टमेंट ऑफ क्या कहते हैं, एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो मौजूद है। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें बच्चों के नए आइडियाज़ को हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ एजेंसीज़ को अपने आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए उसको भेजा हुआ है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उस पर तो पूरा एक प्रोग्राम अलग होना चाहिए जो हमने काम किया है। वो मैं चाहूँगा किसी वक्त अलग से उस पर बैठकर हम शकील के साथ बैठकर उस पर करें। वो हैं कि बच्चों ने या हमारे रिसर्चर्स ने जो काम किया हुआ है वो माशरे की भलाई के लिए क्या काम किया। मैं ऐसे कहता हूँ इम्पैक्ट बेस्ड रिसर्च, कि आपने क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने अपने रिसर्च का डेटा जो है और हमारे साइंटिफिक रिसर्च का डेटा जो है वो ऑनलाइन पब्लिश किया है, हमारे नाम वहाँ पे मौजूद है, हमारा काम वहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है। तो ये वाला काम है जो कि पहले बिल्कुल डल पड़ा हुआ था, उसको हमने किक स्टार्ट किया है और अब हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम फंडिंग मिलेंगे। मैं अभी 2 माह पहले यूके गया था और वहाँ पर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे, क्योंकि ये गर्म खित्ता है और हमारी बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एयर कंडीशनिंग के लिए, तो हमारे एक ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पे हमने डेवलप किया है जिसमें हमारी 40% बिजली की कॉस्ट कम हो जाएगी। वो इंशाल्लाह 2-3 माह में हम उसको ऑपरेशन करेंगे। अब आप आते हैं एआई की जानिब। एआई की तरफ। अच्छा देखिए, एआई में अक्सर ये कहता हूँ वी हैव बीन हिट बाय अ बस। ये 25 से 30 साल पहले जो रेवोल्यूशन आया था कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन और इंटरनेट के हवाले से, वैसा ही एक रेवोल्यूशन है, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हमारी ये पॉलिसी बीइंग ए सीनियर एजुकेशनिस्ट या सीनियर लीडर इन एजुकेशन सेक्टर, मैं ये समझता हूँ अगर हम इसको रोकना चाहेंगे तो ये नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, इसमें टीचर्स भी हैं। टीचर जो पहले खुद रिजल्ट बनाता था या क्वेश्चन पेपर लिखता था, वो भी अब चैट जीपीटी की मदद से बना रहा है। और मेरे ख्याल में अगर वो कोई केस स्टडी डेवलप करता है, कोई एनवायरनमेंट डेवलप करता है, बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट बनाता है, कोई फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ लेता है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। हमने अपने पॉलिसी एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। दुनिया में जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, वो टेक्नोलॉजी हमेशा लीड करती है, पॉलिसी उसके साथ मैच करती है। दुनिया में इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि टेक्नोलॉजी तो लीड कर रही है लेकिन हम पॉलिसी मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एथिकल इश्यूज़ हैं, इसमें लीगल इश्यूज़ हैं, इसमें कल्चरल इश्यूज़ हैं, इसमें सोशल इशू हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं। इट्स नॉट दैट कि हम सिंपली ये कर दें कि बंद करो जी सारा कुछ, बच्चा अब यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, बच्चे को बंद कर देंगे तो वो यूज़ नहीं कर लेगा, लेकिन वो तकिए में छुपा कर करेगा उसको, वो अपने रास्ते ढूंढेगा। प्रॉम्प्ट देना बच्चों को उस हवाले से सिखाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही बात मैं आपकी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अब वो इस्तेमाल तो करेगा, ठीक है, लेकिन हमें सिखाना ये है कि तरीका क्या है उसको इस्तेमाल करने का। हमें वापस जाना चाहिए ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस। जो आपने शुरू में एक बात की ना, तालीम और तरबियत की, ये एक मिसनोमर है। तरबियत तालीम से अलग नहीं है, ऐसा ही है, तरबियत तालीम का हिस्सा है। तो तालीम और तरबियत जब हम अलग अलग बोलते हैं तो हमें लगता है कि 2 अलग अलग कमरों की बात कर रहे हैं। ये नहीं है ऐसा। ये ना ही कोई एयर टाइट बॉक्सेस हैं, ना इनके दरमियान कोई सेपरेशन है। तरबियत तालीम का बुनियादी अंसर है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ ये डिबेट स्टार्ट हो गई। अब वो जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो अपने सोशल और अफेक्शनेट एनवायरनमेंट में काम कर रहा है।
जब हम तालीम की बात करते हैं और सिर्फ अगर उसकी एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एस्पेक्ट को देखते हैं तो उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन है, यानी जो आप नॉलेज ले रहे होते हैं, एक स्किल डोमेन है जिसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं, और एक अफेक्टिव डोमेन है, यानी आप सोशल बिहेवियर क्या रख रहे हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आप स्विमिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्विमिंग के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं कि मैंने सांस कैसे निकालना है, हाथ कैसे चलाने हैं, टांगें कैसे चलानी है। स्किल्स क्या है कि हमने उसको मूव एक्चुअली कैसे करना है। और अफेक्टिव बिहेवियर ये है कि मैंने स्विमिंग पूल में बिहेव कैसे करना है। क्या मैं वहाँ पे सूट पहन के जा सकता हूँ, मैंने लेन लाइन की पाबंदी कैसे करनी है, मैंने कैप पहनी है नहीं पहनी, मैं वॉशरूम में गया हूँ पहले या नहीं गया हूँ ताकि वहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस ना हो, वापस आके मैंने कैसा बिहेवियर रखना है। तो ये एक सोसाइटी का पूरा ये वो एलिमेंट है जिसको आप तरबियत के नाम से पिछले कुछ अरसे से हमने डिस्कशन स्टार्ट शुरू कर दी। इट्स वेरी मच इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। अब जब हम एआई के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो हमने बच्चे की इस अफेक्टिव डोमेन में तरबियत करनी है। Exactly. अगर हम सिर्फ उससे यही सवाल पूछते रहेंगे कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एनालिस्ट, तो वो तोता जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं वो तोता ही बनेगा। Exactly. लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि ये 2 मॉडल्स मौजूद हैं दुनिया में, इसको अपने इस एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करो, फिर चैट जीपीटी शायद उस तरह से उसकी हेल्प नहीं कर सके। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है? स्पोर्ट्स पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और स्पोर्ट्स में हमने वेरियस एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स के सालाना इवेंट्स भी हमने करवाए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों की सेहत का। और वेदर पे अभी मैं आता हूँ, इससे रिलेटेड जो एलिमेंट है, तो हमने फरवरी मार्च में पूरी एक्टिविटीज़ करवाई थी। हमारे कुछ बच्चों ने नेशनल लेवल पर किया है, कुछ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया है, हमने उनको रिकग्नाइज़ किया है। और हम ये चाह रहे हैं कि मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं चूँकि खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, आई एम ए स्विमर, तो मैं जब स्विमिंग करता हूँ, और मैं स्विमिंग की आपको मिसाल दी है, तो मेरा ये दिल करता है कि बच्चे जो हैं वो इसमें काम करें। अच्छा, वेदर के साथ एक कनेक्टेड चीज़ है, एनवायरमेंटल थ्रेट इज़ ए रियलिटी नाउ। हमने 5 स्टार स्ट्रेटजी जो है यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की है। नंबर 1 सोलर का एलिमेंट। हमारा सबसे बड़ा जो कॉस्ट का एलिमेंट है ना, वो बिजली है, चूँकि एयर कंडीशनर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया है कि हमने अराउंड 1 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। आपकी ख़बर के लिए ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी की जो एनुअल कंजम्पशन है वो मोर देन 5 मेगावाट है, जो किसी भी दरमियाने दर्जे के शहर से मुताल्लिक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक पूरी सिटी लाइक कम्युनिटी को मैनेज कर रहे हैं। तो एक तो हमने सोलर किया है, उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, काम स्टार्ट हो चुका है, 2 से 3 महीने में हमारा सोलर पार्क इनिशिएट हो जाएगा जी। दूसरा एलिमेंट हमने इसमें क्या किया कि हमें, चूँकि हमारे पास एग्री लैंड भी है, ठीक है, तो हमें पानी चाहिए। तो जो पानी हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो है सो है और उसकी कॉस्ट भी है। हम नहर से पानी पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया, तकरीबन 14 किलोमीटर का सफ़र करके पानी यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, जो नहर से, मोगे से हमारे पास आ रहा है, और हम इंटरनली अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा इसका हमारा एलिमेंट है वो ये है कि हमारा वेस्ट वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कंसर्न था कि हमारा वेस्ट वाटर का, जब यूनिवर्सिटी में इनिशियल प्लानिंग की गई उसको इसका फुकदान था। अब हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कैसे उसको हमने ट्रीट करना है, और बजाय इसके कि हम वापस उसको जहरीले पानी को नीचे भेजें, उसको ट्रीट करें। वो प्रोग्राम इनिशिएट हो चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ये इन 3-4 बड़े इसके हवाले से काम कर सकें। चौथा बड़ा हमारा है कि वो हम ड्रिप इरीगेशन पर काम करने जा रहे हैं, पानी की कंजम्पशन के हवाले से, और उसके साथ साथ हम अपनी ग्रीनरी को बेहतर कर रहे हैं ताकि ग्रीन एनवायरनमेंट और दरख्तों का ज़्यादा किया जाए। और 5वां एलिमेंट इसमें यह है कि हम जो वेस्ट है हमारी एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट, उसका भी प्रोजेक्ट हमारे पास हो चुका है। हम उसकी इनिशिएशन का इंतजार कर रहे हैं कि जो एनिमल वेस्ट से बिजली पैदा की जाए। हम एनिमल वेस्ट को गैसीफाई कर रहे हैं, और गैसीफाई से जो उसका लोकल जितना उसका है ना, जैसे हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट है, उसके कुछ एरिया उस गैसीफिकेशन से उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुकी है। हम सिर्फ उसके प्रोजेक्ट की इनिशिएशन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये 5 स्टार स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और वो इंशाल्लाह 2 से 3 माह में ऑन ग्राउंड होंगे। और सर, ये यूनिवर्सिटी में जब हम यूनिवर्सिटी में जब एंटर होते हैं ना, तो हमें ग्रीनरी मिलती है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं ना, तो कुछ जगह ऐसी हैं जो बड़ी वीरान सी नज़र आती हैं, और दरख्त बिल्कुल जले हुए नज़र आते हैं, सूखे हुए।
वो इंजीनियरिंग साइड पर थोड़ा ग्रीनरी पर काम करने की जी, ज़रूरत मैंने है। बताया ना कि वो ग्रीन इनिशिएटिव का इसका एक पार्ट है हाँ। और उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें ये था कि कुछ जो लैंड है ना वो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चों को दी जाती है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो जब वो एक्सपेरिमेंटेशन फेज में होते हैं तो बाद का तजर्बे जो हो रहे होते हैं वो ग्रीन में रिजल्ट नहीं निकलता नहीं है उनका। निकलता। तो वो आपको अपेरेंटली बैरन लैंड नजर आती है, लेकिन वो भी उसको भी होती नहीं हमने है। पहली दफा किया है, ये मैप किया है कि कितना बच्चों को चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और कितना हम लीज आउट कर सकते हैं और कितना हम अपनी ग्रो कर सकते हैं। देखिए ना, हम अपनी ग्रीन फील्ड्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे अपने ग्रेन्स के ग्रो कर रहे हैं जिसको हम कमर्शियली भी करते हैं और उसके साथ हम लीज आउट भी करते हैं। समटाइम अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस होता है। बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हो सकता है 4 महीने के लिए वो जो प्लॉट है उसको उस पर एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो अपेरेंटली लग रहा है ऐसा है, लेकिन आपका बात ठीक है, हम इस पे फर्दर काम करेंगे। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे थे तालीम की, एजुकेशन से रिलेटेड। और चूँकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो यूनिवर्सिटी है वो मुल्तान की ही नहीं, जनूबी पंजाब की, और आप देखें बलूचिस्तान से, कोयटा से और बहुत सारे और इलाकों से जो हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी तालीम के लिए आते हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ़ एक तालीम का अदारा मुल्तान वालों के लिए नहीं है, ये जनूबी पंजाब के लिए भी है और बहुत सारे शहरों के लिए भी है। यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ कल्चर्स के जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम हमें बताया डॉक्टर साहब ने कि तालीम और स्पोर्ट्स को और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह से यूनिवर्सिटी लेके साथ साथ चल रही है, तो मुझे ये भी बताइएगा शकील के अंडर 30 जो विमेन हॉकी टूर्नामेंट है उसका आगाज़ भी होने जा रहा है, तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और उसमें क्योंकि विमेन टूर्नामेंट है तो उसमें मसाइल कौन से दरपेश हैं? अच्छा, जब हम बात करते हैं ना वुमेन स्पोर्ट्स की, तो उसमें अगर हम मुल्तान की बात करें तो चैलेंजेस हैं हमारे बहुत लिए। सारे चैलेंजेस और हैं। अगर हम स्पेशली हॉकी की बात करें तो हमें ये हॉकी नेशनल है हमारा, और इसमें मुल्तान में फिर भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ना हॉकी स्टेडियम्स हैं, 2 तो हैं और तीसरा BZU में बन रहा है HEC की जानब से। अभी वो इनकम्प्लीट है लेकिन वो जल्द कंप्लीट होगा और वो एक अच्छा इजाफा होगा मुल्तान की स्पोर्ट्स में। अब अंडर 30 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट लाहौर में होने जा रहा है और पंजाब भर से तमाम डिवीजन उसमें शिरकत कर रही हैं और मुल्तान से भी इसमें जो है वो बच्चियाँ शरीक होंगी। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो तैयार हैं और जो मत्ती तल हॉकी स्टेडियम है ना, वहाँ पे इनका कैंप लगाया गया है और इस वक्त 3 से 4 अजला से 35 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो लड़कियाँ शामिल की गई हैं और उनका ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। 9 तारीख को ये रवाना होंगे और 10 तारीख को लाहौर में ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसमें मैं गया, मैंने जाके देखा बच्चों को भी और उनके ट्रेनिंग को भी, हर चीज़ को भी। उनके लिए मसला आ रहा था उनके रिहाइश का उनके खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का। इम्पोर्टेंट है। लेकिन BZU की मैडम आबदा हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं वहाँ, सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शायद स्पोर्ट्स में, उनकी ऑफिसर हैं, वो बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है उनकी स्पोर्ट्स के हवाले से। तो उन्होंने बच्चियों की रिहाइश का BZU में इंतज़ाम करवाया कि आप इनकी रिहाइश हम दे देते हैं और कुछ डिफेंस हैं वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स लोग हैं DHA के, उन्होंने खाने का इंतज़ाम करवाया। तो मतलब सब लोगों ने मिलजुल के और एफर्ट की बच्चियों को, ताकि हम इनको फैसिलिटेट कर सकें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ में आना चाहिए था, उनकी तरफ से बड़ी कमी है। की तरफ से इनकी तरफ हॉस्टल्स होने चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए थी, और वो यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्पॉन्सर्स को मिलकर ही चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो मैं यहाँ लेकिन अच्छा, इसमें अगर हम पॉजिटिव इमेज अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर DHA की जानिब से, यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, यानी हम लोग चाहते हैं कि हमारे जनूबी पंजाब से भी ऐसे लोग निकलें, अब यहाँ हमारी ख़वातीन बाहर जाएं। हम चाहते हैं लेकिन मेजॉरिटी पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे इस तरह खेलों में आए। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि जो बच्चियाँ यहाँ 35 बैठी हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी क्लास से आए हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि सर ये टोटली मिडिल क्लास और पुअर क्लास से बच्चे आए हुए हैं। तो जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने सारे कॉलेजेस विज़िट किए, स्कूल्स विज़िट किए, कि आप हमें जो आपके स्पोर्ट्स मैन हैं, जितने भी बच्चे खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी खेल में अच्छे हैं, आप वो बच्चे हमें दें ताकि हम उनको टूर्नामेंट्स में लेके जाएं, दूसरे शहरों में लेके जाएं।
लेकिन वो शो इंटरेस्ट ही शो नहीं कराते, वो पेरेंट्स है। हैं या ये एक इशू जो है वो ना मतलब Cultural issue स्पोर्ट्स प्रायोरिटी में नहीं आ रही अब। अच्छा, उसमें ये भी है ना कि हमें अपने तालीमी इदारों में जो स्पोर्ट्स का जो एक कोटा होता है वो हमें थोड़ा इंक्रीज़ भी करना चाहिए। नहीं, उस पर एडमिशन्स हो रहे हैं, हमारे एडमिशन हो रहे हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट में कोटास मौजूद हैं। एडमिशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से 2-3 बातें और करना चाहूँगा। हम अक्सर ये बात करते हैं कि एडमिशन्स कम हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एडमिशन हमारे लॉक हो चुके हैं इनिशियल कैंपेन में। हमारी मैनेजमेंट साइंसेस, कॉमर्स, फाइनेंस, फार्मेसी, लॉ, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, ऑल इंजीनियरिंग, ये सारे एडमिशन्स ऑलमोस्ट लॉक हो चुके हैं। ये मैंने आपको 9 फैकल्टीज़ के नाम गिनवा दिए हैं। जो चैलेंज आ रहा है हमें, वो ऑफ कोर्स सोसाइटी का चैलेंज है, वो सोशल साइंसेस में। सोशल साइंसेस में भी अंग्रेज़ी के हमारे लॉक हो चुके हैं एडमिशन। अच्छा। हमारे ऑलमोस्ट मीडिया के लॉक हो चुके हैं, साइकोलॉजी के लॉक हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स के लॉक हो चुके हैं। अब हमने कुछ एडिशनल सीट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। इसका सादा सा बैरोमीटर ये देखिए कि हमारे पास 32,000 स्टूडेंट है, रफली 32 से 35,000 स्टूडेंट, और 8 हमारे सेमेस्टर होते हैं किसी भी BS प्रोग्राम के। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सेमेस्टर में कितने बच्चे होने चाहिए और हम कितने एडमिशन करने चाहिए, और ये जो फेक कैंपेन चलाई गई है उसका क्या नतीजा है। बाकी मैथमेटिक्स आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमें ये पूरी शिद्दत से एहसास है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स माशाल्लाह अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। अच्छा। मैंने अपने एक डिपार्टमेंट के बाहर ऑडी गाड़ी खड़ी हुई भी देखी है। अच्छा। ठीक है, व्हाट डज इट शो। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर सबको ही मैं लो फी के कर दूंगा तो वो जो गरीब बच्चे की सब्सिडी है वो भी उधर चली जाएगी। तो करना हमें ये है, जो हम नेक्स्ट में करेंगे, कि बड़े ब्रॉड ब्रश से पेंट करने की बजाय छोटे ब्रश से पेंट करें। कल मैं अपने बात कर रहा था स्कॉलरशिप सेल के इंचार्ज के साथ, उन्होंने कहा जी अराउंड 30% हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा एक बड़ा काम हमारी यूनिवर्सिटी करी जो नेशनल कॉज है। बलूचिस्तान और फाटा के जो बच्चे हैं, जो कि हमारी कौमी जिम्मेदारी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास पढ़ रहे हैं और फ्री हॉस्टल की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी तमाम फाइनेंशियल बर्डन जो है वो खुद बर्दाश्त कर रही है। अब मैं आपको एक अंदाजे से बताऊं कि पिछले 3 से 4 साल में हम अराउंड 400 मिलियन रुपीस सिर्फ इन बच्चों पे खर्च कर चुके हैं। सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बता दूं, इस खित्ते की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल बजट 400 मिलियन है। हम ये सब्सिडी उन बच्चों को दे रहे हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो कि मुश्किल एनवायरनमेंट से आए हुए हैं। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसमें 3 बुनियादी एलिमेंट, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। एक ऑपरेशनल चीज़ें हैं, हमने 600 मिलियन का डेफिसिट कवर किया है पिछले साल। दूसरी एजुकेशनल है, जिसमें हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बच्चों के सिलेबस, नए प्रोग्राम्स और रिसर्च को फोकस कर रहे हैं। और तीसरा है हमारा कि हम अपने स्टैंडर्ड्स इन्हांस करना चाह रहे हैं, जो कि हमारी रैंकिंग जो है वो सब्सटेंशियली अब इंक्रीज होना शुरू हो गई। रैंकिंग में काउंट हुई है बीजेडी की, बिल्कुल एग्रीकल्चर फैकल्टी भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी किया जिस पे होने की ज़रूरत थी। जो रूमर्स थे वो सारे आई होप के अब आवाम के भी क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शकील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने नए मेहमानों के साथ, और अब जो इस घंटे में हम आप सबके साथ करने वाले हैं एक खुली कचहरी, यानी हमारे साथ जो भी मेहमान मौजूद हैं, आप सब अपनी हमारी स्क्रीन पर, आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर एक नंबर देख रहे होंगे जो लाइव कॉल का नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स, सवालात जो भी हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी हवाले से जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद भट्टी साहब, जो कि सूबाई मुख्तसिब रीजनल हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है, थैंक यू आपने। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब, जो कि वफाकी मुख्तसिब रीजनल हेड हैं और कोऑर्डिनेटर साउथ पंजाब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा, जब मेहमान आते हैं और किसी भी हम शो पे बैठते हैं तो गेस्ट का बड़ा रोल होता है,
किसी भी शो में होस्ट का तो होता ही होता है फॉर श्योर, लेकिन गेस्ट का रोल इस तरीके से होता है कि गेस्ट अगर आपका एक्टिव हो और बड़ा खुश इखलाक हो ना, तो होस्ट को भी शो होस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो सर मुझे आप लोगों से वो वाइब भी आई है और बड़ा अच्छा भी लगा है कि आप लोग बड़े लाइवली भी हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी हुकूमती सतह पर जितने भी लोग हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, हाई प्रोफाइल्स हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए ताकि आवाम के साथ एक कनेक्शन बड़ा अच्छा वो बिल्ड कर लें। खुश अखलाकी और नरम रोई जो है ना, ये तो बुनियादी वस्फ होना चाहिए शख्स का। बाकी जो कानून ज़ाब्ता है वो तो डेफिनेटली सबके साथ एक सही वो सलूक करने का बिल्कुल देता है, लेकिन इंसान के अपना वस्फ होना चाहिए कि वो लोगों से खुश अखलाकी से बात करे ताकि वो कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उन तक मसला पहुंचे और बात पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी बैसियत मुसलमान हमारा जो कुलुल नाज़ हुस्ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त हम सब के लिए है। बैसियत ऑफिसर्स भी, बैसियत इंसान भी, हमें इसको अपनाना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी अच्छी वाइब्स ही जाती है हमेशा हर साइड पे, और लोगों को जब हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो वफाकी मौसब है या सूबाई मौसब है, इसमें तो लोगों को वाइब्स ही ऐसी जानी चाहिए कि वाकई कि हमें सुनने के लिए पेशेंस के साथ बैठा है और हमारे मसले हल करेगा। ठीक है सर, आप भी जानते हैं कि आज हमने खुली कचहरी लगाई है। अच्छा, इसको लगाने का मकसद ये है कि ताकि लोग आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें, लोग एक जो गैप है वो ना फील कर सकें कि हमारा सरकारी अदारों तक, हमारा डिपार्टमेंटल लेवल तक, हमारा एग्जेक्टिव्स तक जाना पॉसिबल नहीं है। ये इस इमेज को ख़त्म करना ताकि लोग आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। अच्छा जी, हमारे पास कॉल है, पहली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद माजिद बोल रहा हूँ जी, बताइएगा। डिपार्टमेंट से। जी जी बताइएगा। एक तो ना आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप कर रही हैं और इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक मेरी यू। रिक्वेस्ट होगी आप इस तरह के सेशन कंटिन्यू रखें ताकि इस तरह की पर्सनैलिटी यही बैठी हैं और नाज से इसका बहुत फायदा हो आपके चैनल। ठीक है। मेरी भट्टी सर से रिक्वेस्ट होगी, एक क्वेश्चन होगा। जी 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 बताइए। ये जो है ना अकाउंट ऑफिस में जो है इश्यूज, जो हम मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिम जो है बिल पास करते हैं या जो हमारी पेज वगैरह इशू होता है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम होता है। तो मेरी भट्टी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि जो अकाउंट ऑफिस इशूज हैं इनको जरा टाइमली रिजॉल्व करा दें, तो ये सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत से फायदेमंद साबित होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम दोनों के जवाब देंगे। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मुश्ताक और ठीक है, क्या क्या सवाल करना चाह रहे हैं? एक लैब रिकॉर्ड ऑफिसर है फयाज खान मुल्तान। जी जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये मेरा प्लाट है 8 मरले 21 फुट का, 21 फुट रकबा है। ठीक है। हाँ, 8 मरले 21 फुट। मेरा इंतकाल नंबर है 1620। ठीक है। ठीक है ना जी। एक जैसे मेरे बयान हो गए, मेरे फीसद जमा हो गए, उसके स्टे थी गया आई। ठीक है। ठीक है ना, स्टे खत्म हो गई है, लेकिन फयाज खान जो है वो मेरा इंतकाल पास इंडिया करने में पैसे मंगता है। ठीक है। ठीक है ना जी। वो मेरा स्टे आ वजे ना, वो मेरा जो इंतकाल है खारिज नहीं कर सकता, रोक सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये दोनों मसले मैंने सुन लिए। अच्छा सर, तीसरी कॉल भी हमारे साथ है, हम कॉल ले लेते हैं। लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है जी। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सूबाई मुख्तसिब साहब से। एक तो तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में, इस वक्त रोही को सारे लोग देख रहे हैं मुल्तान में और मज़ाफ़ात में। और सवाल मेरा ये है कि ये जो ट्रैफिक वाले हैं, ये आज शाहरुख आलम से लेके कचहरी चौक तक को 20 के करीब नाके लगे हुए हैं। अच्छा, क्या सूबाई मुख्तसिब साहब ये बता सकते हैं कि आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा सर, आप पहला जवाब पहला दे दें। मसला उनका अकाउंट ऑफिस का था, ठीक है। शायद स्पेशल एजुकेशन से थे, तो वो बिल्कुल वहाँ पे शिकायत हैं। और हमने बार बार ये अर्ज़ किया कि हमारा नंबर हेल्पलाइन नंबर है 1050 1050 सराकी में बता दूँ 1050 पे वो अपनी कंप्लेंट कर दें ताकि इंडिविजुअल कंप्लेंट इनकी फ़ौरन दूर कराएं ना। ठीक है। और बाकी जो जनरल कंप्लेंट है वो भी इंशाल्लाह ताला आज दोपहर तक उनको पहुँच जाएगी। दूसरा मसला एक दोस्त का था कि उनका कोई लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में उनका कोई कुछ मरलों का और उसका इंतकाल नहीं पास कर रही है, जमा नहीं कर रहे हैं उनका,
तो अपडेट नहीं करें रिकॉर्ड को, तो वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 1050 पे कर लें। अगर वो लोकल हैं तो हमारा दफ्तर उनके साथ ही है, दोनों दफ्तर, हमारे दफ्तर चौक कुमारा वाला, वहाँ तशरीफ ले आए तो उनकी शिकायत करके ये भी दूर करा दें, कोई मसला नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक का 8-10 नाके लगे हुए हैं, गुजर के तो हम भी 20 नाके लगे हुए हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि मुल्तान में। और जिन्होंने इलाके बताए शाह शम्मत से हम भी उसी तरफ से आए हैं। अच्छा। तो शाहरुख आलम से हम भी आ रहे हैं। तो अलबत्ता जहाँ पे अब उन्होंने ये सख्ती की है कि जो पार्किंग जहाँ पे अपना सॉरी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, उसके ऊपर गाड़ियाँ न ठहरें और हेलमेट पहना हुआ हो, लाइसेंस जो कानूनी ज़ाब्ता है वो हर शख्स को रोड पे आने से पहले पूरा करना होगा ना। तो पहले ये जनरल कंप्लेंट जो है ये भी जो नए हमारे CTO साहब आए हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उन तक पहुँच जाती है और ये हल कराते हैं। ठीक है जी। तकलीफ नहीं होनी और मजीद ये कि 1050 जो नंबर बताया भी है इन्होंने, आप उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर लाइन पे हमारे साथ अकरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ये साहब बैठे हैं सुबाई मोहसिब के जी, मैं इनसे बात कर सकता हूँ मैडम? जी जी बताइए, सुन रहे हैं आपको। जी, मैं इनके बड़ा माशाल्लाह अच्छा महकमा है, इनके पास मैंने दरखास्त दी थी, मेरी गली में वासा की जाने से को टफ टायर उखाड़ी हुई थी। अच्छा। तो माशाल्लाह से इनको दरखास्त दी है, मेरा मसला हल हो गया है। मेरा क्योंकि मसला हल हो गया तो मेरा एक और मसला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर जी बताइए अपना मसला बताइए। मेरी गली में स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो बड़ी पुरानी लगी हुई हैं। अच्छा। अब वो उसमें से मतलब पीछे हमारे पूरे एरिया में ना जो 3-4 गलियां आती हैं और 3-4 गलियों में स्ट्रीट लाइट्स जो है ना वो 1-1, 2-2 ही चल रही हैं, मतलब कि मुश्किल से ही चल रही होंगी। तो वो काइंडली अगर इनकी जुरिस्डिक्शन में ये अगर मामला आता है, एरिया कौन सा है आपका? ये मेरा है गार्डन टाउन का एरिया है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी चलिए, मेहरबानी, आपने एक्नॉलेज किया कि काम आपका हो गया वासा वाला, ये दूसरा भी हो जाएगा। ये आज ही CO साहब को हदायत कर दी जाएगी कि जहाँ भी लाइट जो हैं, अंधेरा है गलियों में, वहाँ पे लाइट का। ठीक है जी, कॉलर हमारे पास एक और हैं, एक और कॉलर साथ है हमारे लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजहान हैदर। जी, क्या आप सवाल करना चाह रहे हैं? मैं असल में ये मैंने वैसे तो सिटीजन पोर्टल पे भी कंप्लेन की है। मैं अमेरिका से वापस आया हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं वापस आया हूँ कि सिटीजन पोर्टल पे मैंने कंप्लेन की है वापदा की कि यहाँ पे हमारे पास पोल है जो अबाउट टू फॉल है, गिरने वाला है, स्कूल सारे टच हो रही है उसकी पोल। दूसरे अच्छा, बिजली का पोल, ठीक है। तो उसके बावजूद वो वापदा कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, नहीं लाइन पे है, आपके सिग्नल्स का शायद कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे अपना एरिया लोकेशन बताइएगा। मैं मुल्तान में MDA चौक के साथ है सुलेमानाबाद, उसमें मैंने उनको वीडियोस पिन लोकेशन SDO से मेरी बात हुई है, बट देन वो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं पोल ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप मजा तो ये देखें ना। चलें, ठीक है जी, हमने आपकी कंप्लेंट सुन भी ली है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इनसे मेरी एक गुजारिश है कि ये जो इलाका है इनका, ये वफाकी मोहसिब की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, वहाँ एक ऑनलाइन कंप्लेंट कर लें, ठीक है, या 1044 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, वहाँ पे, या मोबाइल ऐप वफाकी मोहसिब की डाउनलोड कर लें, ठीक है। अगर ये भी नहीं सर वो कह रहे हैं वो बारहा कंप्लेन कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ वफाकी मोहसिब में एक कंप्लेन लॉन्च करें, ठीक है, उस पर हम इंशाल्लाह एक्शन लेते हैं, उस पर जल्दी इनका मसला रिजॉल्व कराते हैं। चलें हमारा जी। जो वफाकी मोहसिब का जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जो भी कंप्लेंट आती है वो रिजॉल्व होती है और लोगों को हम जरूर लूप में लेते हैं ताकि उनका मसला फौरी हल हो जाए। बिल्कुल, यहाँ हम आवाम के लिए बैठे हैं और आज का मकसद भी यही है कि हमारी आवाम को जो भी मसाइल हैं जो कि इंडिविजुअली लोग डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन वो डिस्कस कर नहीं पाते, तो आज हम उन्हें सुने भी और इंशाल्लाह आप लोगों को उन मसाइल का हल भी मिलेगा। अच्छा जी, कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलीज़, सुबह बखैर। मैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान आने ग्रामी को वेलकम कहता हूँ और आपने बड़े अच्छे टॉपिक को चूज किया है। मेरे जो मसाइल है वो पर्सनल नहीं है बल्कि अपने इलाके के हवाले से हैं। पहला तो मेरा ये मसला है कि हमको 2 साल से वेट कर रहे हैं कि सुई गैस पाइपलाइन KP से आते हुए हमारे इलाके के किसान हैं, जिम्मेदार हैं, उनके रकबों से गुजरी और 20 से 22 फुट को DC रेट के हवाले से उन्होंने
लेना था, और वो लाइन जब गुजर गई और वो टैक्स हमारी जो इंडस्ट्री है सिकंदराबाद दाऊद खैल, ठीक है, अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। हालांकि एक तरफ 1 करोड़ रुपया उनके फंड में है, तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है लाहौर से न तो वो आ रहे हैं, 2 साल से हम कह रहे हैं, और बार बार मैंने इनको फोन किया, देखें जी किसानों के आपने जमीनों से लाइन गुजारी और वो प्रॉमिस किया कि वो जो लाइन है उसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे और उसका आपको गवर्नमेंट मुआवजा देगी, मुआवजा भी आ चुका है। पहला तो मसला ये कि हमारे तहसील खैल के उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जो क्यों रुका हुआ है 2-3 साल से, और इस इशू को हाईलाइट किया जाए, उनका प्रॉमिस था। नेक्स्ट ये है कि हमारा नादरा का ऑफिस जो है वो ईसा खेल में चल रहा है किराए की इमारत में, और हमारा जो कल्चर है, हमारी तहजीब है, वहाँ हमारी बेटियों और बहनों के पर्दे होते हैं हमारे इलाके में, तो उनको पूरा अड्डा रोड क्रॉस कर जाना पड़ता है। तहसील के सामने पुराना जुडिशियल लॉकअप का एक बिल्डिंग थी जो डैमेज हो चुकी है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी नहीं है और बिल्कुल बिल्डिंग खाली है और डैमेज हो चुकी है। वहाँ पे वो गवर्नमेंट का प्लॉट है, तो वहाँ पे हमारे नादरा का ऑफिस कायम किया जाए। तो नादरा वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हमें प्लॉट प्रोवाइड करते हैं। हमारी फैमिली जो इस जिम्मेदार फैमिली, हमने माशाल्लाह अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमने डोनेट की है। हाई स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कॉलेजेस, सब हमारी फैमिली ने वहाँ पे हत्या किए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। तो वो गवर्नमेंट की फ्री में वो बन जाए। दूसरा 1-2 हादसे हुए हैं मेरे घर के करीब से मेन रोड, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने और हमारे जो एसी है उनसे मैंने 12 मीटिंग्स की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आपका जो मंडी लगती है वीकली मंडी मेला, ठीक है जी, आप साइड से लोगों को ट्रैफिक को, ठीक है, आपका प्रॉब्लम समझ आ गया, सुन भी लिया, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे भी और अभी आपको जवाब भी मिलता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, ब्रेक पर जाते हैं हम, ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो सवाल हमसे किया भी है उसका भी जवाब देंगे। मज़ीद अगर आप कोई मसला या कोई सवाल करना चाहते हैं या मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, एक लाइव कॉल के जो 2 नंबर्स हैं आप उन पर कॉल्स कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब भी दें। ब्रेक पर जाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ सूबाई मुहतसिब और वफाकी मुहतसिब मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे एक छोटा सा तरीका बता दें कि कंप्लेन लॉन्च कैसे की जाती है ताकि आवाम के लिए वो आसान हो जाए। जी, मैं वफाकी मुहतसिब के हवाले से आपको बताता जाऊँ तो इसमें डिफरेंट तरीके हैं वफाकी मुहतसिब में कंप्लेंट लॉन्च करने के। कोई भी शख्स किसी भी वफाकी महकमे के अगेंस्ट, 212 महकमे इस वफाक के, ठीक है, अगर किसी को उनके खिलाफ शिकायत है तो सबसे पहले उनको अपने उस महकमे से रजू करना पड़ेगा। अगर वो महकमा उनका काम नहीं कर रहा तो उसके लिए वो वफाकी मुहतसिब से रजू करेंगे। हमें कंप्लेंट देने का बड़े सिंपल से तरीकाकार है, ना इसमें ना कोई फ़ीस की ज़रूरत है, ना ही किसी वकील की ज़रूरत है। सादा कागज़ पे हमें दरख्वास्त भेजी जा सकती है। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे वफाकी मुहतसिब की, वहाँ से जाके हमें दरख्वास्त दी जा सकती है। मोबाइल ऐप के थ्रू दरख्वास्त डाउनलोड की जा सकती है और हमें भेजी जा सकती है। उसके अलावा हमें हमारे दफ्तर भी आके एप्लीकेशन दी जा सकती है। उसके अलावा जो और तरीकाकार है, बजरिया डाक, वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस मुल्तान मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ में दरख्वास्त दी जा सकती है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। उसके बाद फिर हमारा खुद ही ऑटोमेटिक दरख्वास्त रजिस्टर होती है। उसके बाद मुतलका महकमे को नोटिस दिया जाता है, उस कंप्लेनेंट को नोटिस दिया जाता है। सर, लोगों की शिकायत ये होती है ना कि फिर मामला इस तरह बहुत लटक जाता है और बड़ा लंबा चलता रहता है। जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि 45 डेज़ के अंदर कोई भी मसला हो, चाहे जितना मर्जी गंभीर मसला है या आसान मसला है, 45 दिन के अंदर, मैक्सिमम मसाइल 15 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 45 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मैक्सिमम केसेस हमारे इम्प्लीमेंट हो आप अश्योर करते हैं। ठीक है जी, सूबाई मुहतसिब का भी हम यही क्राइटेरिया जानेंगे कि यहाँ कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले सर कॉलर हमारे पास हैं और वो वेट कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी। अच्छा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है उनकी। सर आप मुझे बता जी, दें कि बिल्कुल ऐसे वफाक का तो हमें पता चल गया। जी। सुबाई मुहतसब के यहाँ कंप्लेंट लॉन्च करने का एक प्रोसीजर क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल, हमारे प्रोसीजर तकरीबन मिलते जुलते हैं। 1050 मैंने बताया हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कंप्लेंट कर दें। ठीक है। इतना लिख दें दफ्तर सूबाई मुहतसिब चौक कुम्हारावाला मुल्तान, तो हमें पहुंच जाएगा, लिफाफा ठीक है। पहुंच जाएगा। या हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके देख लें। ठीक है। या इंस्टाग्राम पे, इमो पे हमारे अच्छा। जी, और व्हाट्सएप कर दें। इंस्टाग्राम पे भी है? जी, इंस्टाग्राम पे तो बाकायदा हर वक्त हमारा वो चलता रहता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है व्हाट्सएप पे कर दें, SMS कर दें। वो तमाम तरीके जो वफाकी मुहतसिब के अदारा में राइज है वही हमारे पास है। ठीक और है। बहुत आसान है, बिला मुआवजा है, बिला ताख़ीर है। और जैसे कि उन्होंने बताया हमारी भी वही 45 से 60 डेज़ के अंदर मसला हल हो जाता है। ठीक है। मतलब बाकी जो फोरम्स हैं वो उस तरह वो लंबा नहीं होता। हर कैटेगरी की आवाम के लिए जो है वो एक तरीका बताया गया है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किस तरीके से कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप मॉडर्न एरा से हैं, यंग जनरेशन है, कंप्लेंट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। अच्छा जी, कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आई थिंक फिर ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये बड़ा आसान तरीका है कि आपने हर कैटेगरी के लोगों को कैटर करने की कोशिश की है कि आवाम तक आसानी से देखें। ये एक गैप है जो हमें आवाम को समझाना है और आवाम को समझने की ज़रूरत है कि हमें आप तक आना, हमारा आप तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। कंप्लेन के बहुत सारे तरीके हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्टेड हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। और वो लोग जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, या वो लोग जिनके इलाकों में जो बलाई इलाकों से भी हैं, या जिन इलाकों में इंटरनेट और ये चीज़ें नहीं हैं, उन इलाकों में आप डाक के थ्रू भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान तरीके हैं। कॉलर हमारे साथ हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जो है ना हमारा तस्लीम अराजी वाला जो ना मसला बिल्कुल हल करवा दिया था, और कोई सफाई भी हमारे इलाके में जो काफी अरसे से पेंडिंग था मामला, ठीक है, वो भी हमारी सफाई उन्होंने करवा दी है। कचरा कुंडी मतलब वहाँ पे बहुत गंद था, कूड़ों का बाहर लगे हुए थे। वो बहुत से पंजाब की। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? अच्छा। वहाँ एक गुजारिश करेंगे कि बहुत से पंजाब का जो बहुत से पंजाब का इदारा जो है ना, वो मतलब लोगों को बार बार इंसाफ मुहैया कर रहा है। हमने तो ये देखा है क्योंकि लोग हाई कोर्ट में भी अब नहीं जाते, सिविल कोर्ट में जाते हैं, 10-10 साल से जलील हो रहे हैं। बहुत से पंजाब को बहस इदारा है, सादा कागज पे दरखास्त लिखी है, ठीक है, उनका बयान है कि किसी से टेस्ट करवाया, उसी जगह पे मोहसिन साहब ने अपना हमारा मसला अदा कर दिया। मैडम आयशा हामिद साहब की क़यादत में जो ये दफ्तर का निज़ाम चल रहा है वो जबरदस्त ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। एक और कॉलर हैं लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद हैदर है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम ऐसा है कि मैं यकीन माने ये जो इंक्रोचमेंट का माफिया है ना, इसमें हम तंग हैं। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खवातीन बच्चों की टांगे टूट रही हैं। अच्छा। लेकिन ये MDA चौक से लेकर सूरजमहल रोड तक इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट है ना। अगर 20 फुट का रोड है ना तो 21 फुट उसको इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। मैंने हर महकमे में दे दी एप्लीकेशन, कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है जी, कहते हैं आज हो जाएगा। और आप अगर किसी दिन आप अपने चैनल को भेजे ना तो रोजाना की बेसिस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस दिन एक खातून थी प्रेग्नेंट, उनकी टांग टूट गई है। ओह माय गॉड। लोकेशन बताइएगा। MDA चौक से लेकर सूरजमहल रोड पूरा। ठीक है जी, किसी भी दिन अभी आ जाए, बेशक आपका चैनल कोई लाइव ले ले, कम से कम 1 से 2 हजार रैलियां खड़ी हैं, चीजें खड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनसे ये पैसे लेते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जिसमें 2 बातें हैं। एक तो कॉरपोरेशन जो है उसका इलाका है, वो जिम्मेदार है ख़त्म करने के। कंपेन चलती रहती है, उठाते हैं, फिर लोग आ जाते हैं रेडियो वाले, उसमें कोई शक नहीं है। और हम उसी रोड के ऊपर इत्तेफाक से बैठे हुए हैं। यकीनन इस वक्त सुबह का वक्त है और रेडियाँ होंगी। इंशाअल्लाह ये आपकी शिकायत रफ़ा कर दी जाएगी। अगर आप एक दफ़ा आप फरमा रहे हैं कि काफ़ी महकमों को दरख्वास्तें दी
एक दरख्वास्त हमें देकर देखें, फिर देखते हैं इंशाल्लाह काम इससे करें। पहले एक मौजूद दोस्त ईसा खेल से बात कर रहे थे, उनका जी। कोई सुई गैस की लाइन का मसला था, तो अगर उन सुई गैस वालों के एंड पे कोई चीज़ पेंडिंग है, ठीक तो है, ये जो एक्वायर होती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर होती ठीक है, है, तो इसमें जो कलेक्टर है उसने पेमेंट्स करनी होती हैं, वो फिर सुबह मौसम की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर सुई गैस महकमे की तरफ कोई चीज़ पेंडिंग है तो हमारी तरफ आ जाएं, हमें दरखास्त लॉन्च कर दें, अगर उन्होंने वहाँ पहले अप्रोच किया हुआ था। ठीक है, दूसरा उनमें मसला था नादरा का, उन्होंने बताया आपको। नादरा का ये है कि अगर वाकई ही उनको इतनी ज़रूरियात हैं और उन्होंने कंसर्न जो रेलिवेंट फोरम है उस पर अप्रोच किया हुआ है, तो उसी जो है रिक्वेस्ट के साथ हमें भी दरखास्त लॉन्च कर दें, हम देख है। लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अगर वाकई उनका राइट बनता है तो हम उसको इंशाल्लाह उनका राइट दिलवाएं। ठीक है जी। एक और कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम फरीद है हमारे साथ भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, क्या सवाल है आपका? मेरा सही आपने एक से मेरा रकबा है भावलपुर गलवा तहसील अहमदपुर शहर किया है जी। ठीक है, ये रकबा इस्तेमाल हुआ था 87 में। ठीक है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे वंडे पे वंडा डलवा दिया था, उसी को साहब अदालतों ने मेरे हक में फैसले दे दिया, अमल दरामद भी हो गया मेरा। अच्छा, अब हमारे रिश्तेदारों ने फिर दोबारा अपील की हुई तहसील आईसी साहब के पास जाहिर करके रेवेन्यू बोर्ड ने भी मेरे हक पे फैसला किया है, सेशन जज ने भी, सिविल अदालत ने भी, सारे फैसले होने के बावजूद अमल दरामद हो गया। फिर आईसी साहब मेरा केस सुन रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, 82-83 साल की उम्र है मेरी। अब मैं मर गया तो मेरे रिश्तेदारों ने ये मेरा रकबा छीन लेना है। मेहरबानी कर ऐसे सर हिदायत करेंगे, आप केस नहीं सुन सकते, इनके केस जो अमल दरामद हो गया उसको रहने दें। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए कोर्ट मैटर है, ठीक है। कोर्ट उसको सुन रही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप सुने ना, मैरिड डिमेरिड तुम्हें देख बिल्कुल ऐसा ही है। अलबत्ता अगर ये कंप्लेंट कर दें तो हम ये हिदायत कर सकते हैं कि विद इन ड्यू जो रेवेन्यू एक्ट के तहत 1967 जो पीरियड है उसको उसका फैसला कर दें ताकि ये एक तरफ लग जाए। ठीक है जी। आरिफ हैं कोटा दूसरे हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रूई प्रोग्राम देख रहा हूँ लाइव। तो मेरा मसला ये है कि मोहम्मद आरिफ कोटा से बोल रहा हूँ कि ये जो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि ये जो है कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन वो तो तकरीबन 5-6 साल 4 साल हो गए, प्लेट आई ही नहीं डाकखाने से। हम अब क्या करें, हमारे चालान हो रहे हैं। ठीक है सर, वो नंबर प्लेट्स का कोई मामला है? एक्साइज की जो मोटरसाइकिलों जी, जी, की जी। गाड़ी की होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप कोटद्दू में हैं, वहाँ भी हमारे सूबाई मुहतसिब एडवाइज़र तशरीफ़ रखते ठीक हैं। अगर आप वहाँ उनका दफ्तर वहाँ चले जाएँ या 1050 पे कर दें या हमें कंप्लेंट भेज दें, हम वहाँ कोटद्दू भेज देंगे। तो एक कंप्लेंट कर दें ताकि आपका पर्टिकुलर जो मसला है ना, आपकी जो रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर इंजन नंबर वगैरह करके, और वो इंशाअल्लाह आपको प्लेट मिल जाएंगी। अच्छा, आपको बार बार बिल्कुल बार बार कंप्लेन दर्ज करवाने का यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये इन्होंने बेसिकली काम ये है कि इन्होंने बाकी डिपार्टमेंट से जिनका भी आपके साथ कोई मसाइल हैं या आपको जिन डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, इन्होंने जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं वफाकी मुहतसिब और सूबाई मुहतसिब, इन्होंने उन डिपार्टमेंट से आपके लिए काम करवाना है। तो आपको कंप्लेन लॉन्च करने के लिए इसलिए अर्ज़ किया जा रहा है कि आप दरख्वास्त लिख के एक दे दें ताकि आपका डाटा और जो प्रॉब्लम है वो इन तक बआसानी पहुंच जाए और उस पर काम हो सके। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ सबा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलीज़े है प्रोग्राम बहुत अच्छे से पेश कर रही होती हो। थैंक यू। मेरे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत हैं मुल्तान में, जहाँ हम लोगों के सरकारी महकमे में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ सुनते भी हैं कुछ नहीं भी सुनते। इस तरह से है कि ये सरकारी पानी जो वासा की तरफ से मिलता है पब्लिक को, अच्छा, उसका ये होता है कि अगर एक लाइन डाल देते हैं, स्टेट डाल के चले जाते हैं, कोई ये नहीं करते कि किस साइड पे गली या सड़क या कॉलोनी टर्न हो रही है, उस साइड पे भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए कि उस साइड पे भी लाइन डालनी चाहिए। इवन कि अगर हम लोग बुलाते हैं किसी को, वो कहते हैं वासा वाले कि ये तो वासा का निज़ाम खत्म हो चुका है, हम बिल पे करते हैं, तो वो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, ये कहते हैं वासा का निज़ाम खत्म हो चुका है, ये तो ठेकेदारी निज़ाम पर पानी चला गया है। जब हम ठेकेदारी निज़ाम के नंबर वो देते हैं, हम वहाँ से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आया ये जो तरीक़ेकार है ना, ये हमारा नहीं है, अगर हम करेंगे ना काम तो इसके ऊपर 15 से 20 10 से 15,000 तो लाजमी लगेंगे। अच्छा। इवन के जहाँ पर लाइन पड़ी हुई है पाइप की न्यू शादाब कॉलोनी में,
उसमें 15 से 20 फीट का फासला हो गया, जहाँ की स्टेट लाइन जा रही है कॉलोनी की साइड पर नहीं टर्न हो रही। ठीक है एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बंदा कहाँ ही फोर्स कर सकता है कि 15 से 20 हज़ार उनके हाथ में रखे जाएं, फिर हमें प्रॉपर तरीके से पानी दिया जाए। सेकंड ये है कि पुलबरारा का रोड ऐसा टूटा हुआ है, एक थोड़ा सा कॉर्नर है, और शाम के टाइम कोई पेशेंट भी गुजरना चाहे ना, बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सब आपकी कॉल का। एक और कॉलर है लाइन पे हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, तनवीर बताइएगा। तनवीर है हमारे साथ मुल्तान से। जी मैं तनवीर अहमद भट्टी पे मेरा पूरा नाम है जी। जी जी बोलिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं सब प्रोग्राम सुन रहा था, सूबाई मोहतसब एडवाइजर जो है मुल्तान के उनका, तो महमूद जवेद भट्टी साहब बड़े हम्बल एक इंसान है, और जब भी कोई साइल के पास जाता है तो उनकी बात बड़े तहम्मुल से, बड़े हौसले से सुनते हैं, और उनके काम में इंतहाई गहरी दिलचस्पी से उनके काम के वो करने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनको दराज जिंदगी दे, और ऐसे अफसर अगर होंगे तो यकीनन इंसाफ के तकाजे बिल्कुल ऐसा ही है जी, हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, जो सवाल सबा ने हमसे किए, 2 सवाल, उनका जवाब हम देंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आ गए हैं। सबा ने सर 2 सवाल किए थे। सबा एक कॉलर थी हमारे साथ मुल्तान से, उनके सवालों के जवाब दे दें जी। एक तो उन्होंने फरमाया कि सीवरेज का मसला है कि वो जो छोटा सा काम है और उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये का बिल बना के पेश कर देते हैं। ऐसा ही है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है अपनी बहन से कि अगर ये हमें कॉल दरख्वास्त दे दें तो इंशाअल्लाह इनका ये मसला जो है ये बगैर पैसे लगे हल हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, इनका पुल बनाने पे कोई ख़ास टुकड़ा है जो हमें इस वक्त तो समझ नहीं आया, अगर ये उसकी भी एक एप्लीकेशन दे दें तो वो भी रोड का पैच जो है वो हम बनवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको मैं बार बार रिपीटेडली ये बात कर रही हूँ कि एप्लीकेशन दर्ज करवाने का इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लोकेशन एग्जैक्ट आप उस चीज़ पे मेंशन कर दें, ताकि वो मामला और जो प्रॉब्लम है वो मसला हल हो सके। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एक तो आवाम का जो रिस्पांस है वो बड़ा अच्छा है, और लोग सर आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। मुझसे तो जो उनकी मेहरबानी, उनकी शफकत है। असल में हम दोनों के जो अदारे हैं ना, हम लोगों को रिलीफ दिलवाते हैं, उसकी तईद इस बात से होती है कि लोग, आप देखें कितनी कॉल्स आ रही हैं, इन अदारों पे एतमाद है तो लोग कॉल कर रहे हैं और वो अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम उन्हें बता रहे हैं कि सही तरीका बात पहुंचाने का क्या है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि हमारी जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स है ना, वफाकी मुअत्सिब की भी और सूबाई मुअत्सिब भी, ये भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हाँ, ये लोगों का एतमाद है कि वो हम पे एतमाद कर रहे हैं कि हाँ मसला हल हो जाता है, जल्दी हो जाता है और बिला मुआवजा हो जाता है। अच्छा सर, कौन सी शिकायत ऐसी हैं जो वफाकी मुहतसिब डील करता है, कौन से इदारों से रिलेटेड? जी मैं इसमें बताता ताकि क्लियर हो जाए ज़रा। जी, वफाक में जो इदारे आते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि 212 महकमे हैं वफाक के। अच्छा। जिसमें वापडा है, जिसमें मैपको है हमारे पास इस वक्त, मैपको आ गया, सुई गैस है, नादरा है, स्टेट लाइफ है, उसके अलावा पाकिस्तान जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, उसके अलावा मोटरवे पुलिस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान रेलवे है। ये बेशक 212 महकमे हैं। अच्छा। उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दी जा सकती है वफाकी मुहतसिब को। और सर, सूबाई मुहतसिब में ऐसे कौन से इदारे शामिल हैं जो जिनकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है? सूबाई मुहतसिब क्योंकि एक सूबा है और पंजाब, इसमें 50 के करीब महकमे जो सूबाई गवर्नमेंट से के अंडर आते हैं, उसमें बड़े जो हैं आप देख लें कि रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू, पुलिस है, ठीक है, ये MDA है जिसमें वासा भी उसकी एक एजेंसी है, ठीक है ना, इनकी शिकायत हैं। फिर उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन भी, एजुकेशन जी, हायर भी और स्कूल एजुकेशन भी, फिर हेल्थ है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। इसके अलावा ये अकाउंट्स ऑफिस, जैसा कि पहले शिकायत आई है वो है, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, ये बड़े बड़े महंगे जिनमें लोगों को, किसानों को, हमारे देहाती भाइयों को
ज़्यादा शिकायत है। ठीक है इसके जी। अलावा बेहतर रियाज है हमारे साथ कॉलर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप बताइए क्या मसाइल क्या हैं, आप बताइए। जी ये आप पहले तो टीवी बंद करें, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब आप टीवी बंद करें। मैं भट्टी साहब की तवज्जो मबजूल कराना चाहता था। जी भट्टी साहब की तवज्जो मबजूल कराना चाहता था। ओल्ड शुजाबाद रोड पर बहुत ज्यादा तजावजात हैं और रोड नहीं गुजर सकते। ठीक है जी मैं ये कह रहा था, ओल्ड शुजाबाद रोड पर काफी सारी तजावजात हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है सर, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, राशिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम एक्चुअली ये भट्टी साहब बैठे हैं आपके प्रोग्राम में। जी जी। मैंने इनको अप्रिशिएट करना था, इनके महकमे को। मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ तो मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट केस में फाइल में। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो केस मेरा सॉल्व किया, और ये बहुत अच्छा मतलब महकमा इस हवाले से कि ना कोई आपको धक्के खाने पड़ते हैं, और बड़ी इज्जत से जो है ना जो ये स्टाफ है यहाँ पे बड़ी इज्जत से पेश आता है। तो मैं मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस है इसके इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल बहुत का। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारा सर, पहले आप उस सवाल का जवाब दे दें जो पहले कॉलर ने किया था, ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। मुझे जी जी, वो कह रहे थे कि ओल्ड शुजाबाद रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हैं। उस पर अक्सर ऑपरेशन होता रहता है, बड़ी लंबी रोड है। सर ये जो तजावुज़ात का मसला, इंक्रोचमेंट का मसला, ये जो मुझे लगता है कि देखें आप, हमारी आवाम जो है हमारी जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अच्छा ये मसला रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये मसला बड़ा अहम भी है, मैं इस पर बात भी करना चाह रही हूँ, लेकिन ये कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते उसके बाद मैं इस पर बात करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है हाँ जी जी, प्रॉब्लम बताइएगा अपना। मैं उधर पानी पीने गया नवे अड्डे, उधर उन्होंने वो लाई हुई है मोटर पानी ठंडा करने के लिए, तो उसमें पानी ठंडा नहीं था, गर्म था। आज से 15-20 दिन पहले मरियम नवाज की उधर तस्वीर लगी हुई है, उन्होंने यानी ठंडा पानी नहीं है। कहाँ पे, लोकेशन बताइएगा अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमें एरिया और लोकेशन बता दें। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप हमें लोकेशन और एरिया बता दें। किस जगह पे पानी गंदा था वो बता दें हमें। गर्म पानी था, कहते ठंडा पानी नहीं था, मशीन ठंडे पानी की थी, पानी अच्छा। गर्म था, तो ये शिकायत है। अच्छा चलें जी, ठीक है, जो शिकायत सुन रहे हैं उनको समझ भी आ गई है। अच्छा चलें सर बता ये दें। भी अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, वही हमें कंफर्म नहीं हो रही लोकेशन, क्योंकि लारी डिब्बे काफ़ी जगहों पे ठंडे पानी की उन्होंने जी, मशीनें लगा रखी हैं अपना इन्होंने इंतजामिया ने। बहरहाल मैं जनरल कंप्लेंट जो है वो पहुंच जाएगी, और अगर पर्टिकुलर है तो हमें दरख्वास्त दे दें ताकि हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा सके। अच्छा सर, उनकी दोबारा कॉल भी आई है, वो हमें बता रहे हैं कि निश्तर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, निश्तर हॉस्पिटल में, ठीक है, ये 2 या 1 2 है ना? हाँ, निश्तर 2 भी है, निश्तर 1 भी है, हाँ जी। लेकिन बहरहाल आपका हमने प्रॉब्लम सुन लिया है। एमएस साहब को पहुंच, दोनों एमएस साहबान को पहुंचेगी। मोटर अगर लगाई है वहाँ पे ठंडे पानी की मशीन तो ठंडा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं इंक्रोचमेंट और ये तजावुज़ात के बारे में बात कर रही थी कि देखिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब आप देखते हैं जब भी इंक्रोचमेंट के हवाले से या तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, काम किया जाता है, तो जो आवाम होती है ना, वो जो आवाम रोती है और जो भी उनके मसाइल होते हैं वो इतनी नंबर ऑफ जो उनकी क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि कितना ही काम कर लिया जाएगा, और फिर वो वीडियोस आना, सोशल मीडिया पर वीडियोस का वायरल हो जाना, ये सारे मामलात एक दूसरे से बड़ा कनेक्ट कर जाते हैं। फिर ऐसे लोगों के साथ मतलब
एज अ ह्यूमन बीइंग हमदर्दी पैदा होती है और दूसरी तरफ कंप्लेंट भी है कि गुजरे कहाँ से। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। आप सही फरमा रही है, ये इशू जो है ये रोज़गार के साथ मुंसलिक है और जब तक ये बेरोज़गारी की कोई जामे इसके मंसूबे नहीं बनते ये मुश्किल है। इसको ये रोज़ ऑपरेशन होता है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खसूसी फोर्स बना दी है पैरा, बिल्कुल उसका काम ही है कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना। तो जब वो आएंगे यूनिफॉर्म वाले और वो ऑपरेशन करेंगे तो फिर और आप देखें जब से उन्होंने ऑपरेशंस करना शुरू भी किए हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जिनकी वीडियोस वायरल भी हुई हैं और वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारा रोजगार चला गया है। दोनों तरफ से ना मामलात बड़े अपसेट हैं। मेन चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम को भी लेनी पड़ेगी। आवाम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को है अदा करे, खासतौर पर जो रेडियाँ लगाते हैं। बाज़ वक़्त मैंने देखा अक्सर ट्रैफिक वालों को, उनको कह रहे होते हैं भाई पीछे तो हो जाओ, बेशक आप अपना रोजगार कर लें लेकिन पीछे तो होके खड़े हों। रोड बिल्कुल ही रोड आपने आधा से ज़्यादा रोड कवर किया हुआ है, पीछे जगह भी पड़ी है, तरफ से हमें इक्वली पार्टिसिपेट करना तो पड़ेगा। उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है कि सेंसिटाइज करवाया जाए लोगों को, उनको बताया जाए ठीक है रोज़गार के मसाइल हैं, आबादी भी बढ़ रही है, लोगों के मसाइल भी हैं, बट इशू इज़ दैट कि हमें हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ताकि दूसरों का भी ख्याल रख सकें। अब कई जगह पे ऐसा भी हो कि लिस्टें बनाई गई और रेडी वालों को मुतबादल जगह दे दी गई, फुटपाथ पे दे दी गई, कई जगह पे यहाँ शहर हमारे मुल्तान में या अलहदा जगह बाजार दे दिए गए और फिर वही लोग वहाँ वो जगह बेच के किसी को फिर आ गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसा ही है। मसला ये है कि वो वहाँ पे जो अपना बिजनेस कारोबार जो भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अरसे से होते हैं, तो लोग उन्हें जानना पहचानना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनका रोजगार डिस्टर्ब होता है। चलिए जी ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आवाम का जो रिस्पांस है वो मुझे सुन के भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी आवाम बड़ी एक्टिव है। अच्छा जी, कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? खिजर डोगर मुल्तान से। ठीक है खिजर, मुल्तान से आप बताइएगा क्या मसला है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरत है ना नाजायज ज़रूरत इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है ना उसका कोई हल होना चाहिए, क्योंकि इदारे वाले जो आते हैं ना उसके ठीक आधे घंटे बाद जैसे हो जाते हैं ना उसके बाद वो दोबारा अपने जगह पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ परमानेंट सोल्यूशन हो, क्योंकि पहले इनको वार्निंग दी जाए, जैसे नसीम सादक के दौर में था वो पहले वार्निंग करते थे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, आपको सोल्यूशन बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तैयब है हमारे साथ। जी तैयब बताइएगा। जी मैं मसूद उल हसन बात कर रहा हूँ गुड़गश्त मुल्तान से। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ 2.5 साल से पानी नहीं आ रहा, सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बारहा अभी मैं ठीक है तशब्बियां बस हम कर रहे हैं। अब टेंट हो गया है, अब कैंसिल हो गया है, तब बस यही कहानियां 2.5 साल से चल रही हैं और नलकों में पानी नहीं है। अच्छा, गुलगश्त में कोई स्पेसिफिक आप एरिया हमें बता सकते हैं? जी सर, आप गुलगश्त में हमें तो हमारे हाल पर रहम करें, पूरे एरिया में पानी नहीं है। सर गुलगश्त में आप कोई स्पेसिफिक अगर हमें लोकेशन बता दे तो बेहतर है। आपकी कॉल आई थिंक ड्रॉप हो रही है बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। चलिए सर, हम वो इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि गुलगश्त में सर वासा का मसला आई थिंक ये जी पानी और वासा का मसला होगा ये जो बता रहे हैं, क्योंकि पानी तो बहर वासा नहीं प्रोवाइड करना है और अगर इन्होंने अपना वो डंकी पंप वगैरह नहीं लगाए हुए तो फिर तो ज़्यादा सवीयर होगा ये प्रॉब्लम। तो ये वासा के नोटिस में लाते हैं कि उस एरिया में अगर ये, क्योंकि गुलगश्त अब एक आधा शहर है, बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया, तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा किस साइड किस पॉकेट में ये इशू ज़्यादा है। हर तरफ फैला, बोस्टन रोड के दोनों तरफ गुलगश्त फैला हुआ है। तो चलिए इवन देन ठीक है जी, हम आपको बता देंगे। आपने करना ये है कि दरख्वास्त लिखनी है जो कि बार बार आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसका प्रोसीजर आपको एक दफ़ा फिर से रिपीटेडली बता भी दिया जाएगा।
सर आप मुझे बता दें कि एक प्रोसेस दोबारा से, एक कंसाइज जो कि आम आवाम उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्या प्रोसेस है दरख्वास्त का, किसके नाम लिखनी है, क्या तरीक़ाकार है, ताकि आम आवाम उसको आसानी से अंडरस्टैंड करके आप तक मसाइल पहुंचा सके। जी, इसमें मैंने पहले आपको बताया हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1055, उस पर भी इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है और अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई जा सकती है। ठीक है, 1055 अगर आप वफाकी मुहतसिब को कंप्लेन करना चाहते हैं, इस अदारे को कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप 1055 इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है वहाँ से कि क्या तरीकाकार है। सिंपल सा है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। मोड्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि ऑनलाइन की जा सकती है, मोबाइल ऐप के थ्रू की जा सकती है, उसके अलावा हमारे पास आके जमा करवाई जा सकती है, बदरिया टेलीफोन भी लिखवाई जा सकती है और हमें बदरिया डाक भी भेजी जा सकती है। जब जैसे ही हमें दरख्वास्त रिसीव होती है फौरी वो रजिस्टर भी हो जाती है और उसका मैसेज जो है SMS फौरी कंप्लेनेंट को उसके मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता चलूँ। एप्लीकेशन जो है वफाकी मोहसिब के नाम लिखें। जो रीजनल ऑफिस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे 26 रीजनल ऑफिस काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास डेरा गाजी खां, बहावलपुर और मुल्तान ये काम कर रहे हैं। मुल्तान में अगर अब दरख्वास्त देना चाहता है कोई, तो मुल्तान में वफाकी मोहसिब रीजनल ऑफिस मुल्तान लिख के उसके ऊपर जो मसला है सादा सा लिखें, अपना पता, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर और अपना टेलीफोन नंबर, ये चीज़ें प्रोवाइड करें। और साथ अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्ज करें बिल की कोई कॉपी है, शायद कोई कुछ और चीज़ है इनके लगाने की जो इन्फॉर्मेशन में हमारा इजाफा कर सके, ताकि इन्होंने ये हम जितनी ज़्यादा हमें अकोमोडेट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उतनी जल्दी लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। लोग करते क्या है, इनकम्प्लीट सी एप्लीकेशन लिख देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो उसका काम कैसे पॉसिबल है, विद इन 45 डेज उसका फैसला हो जाता है। और मोर देन 70% केसेस हमारे। लोकेशन भी मुझे बता दीजिए। जी, मैं इसकी लोकेशन आपको बताता चलूँ। वफाकी मोहसिब रीजनल ऑफिस मुल्तान की हमारा चौक कुम्हारा से जो लारिया डगर रोड है, इस पे न्यू मुल्तान एक्स ब्लॉक न्यू मुल्तान मदनी चौक के साथ वफाकी मोहसिब रीजनल ऑफिस मुल्तान का ऑफिस है। वहाँ दरख्वास्त जमा भी करवाई जा सकती है और हेयरिंग पे भी आया जा सकता है। ठीक है जी, कॉलर लाइन पे हमारे साथ एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। सर आप भी एक दरखास्त का तरीका बता दें, वैसे हैं तो सिमिलर ही लेकिन लोकेशन चेंज है। जी, लोकेशन हमारा तो वो करीब हमारे ऑफिस हैं। अच्छा। सिर्फ इतने ले दफ्तर सूबाई मोहसिब चौक कुमारा वाला मुल्तान, और हमें पहुंच जाएगी। ठीक है। और हम दोनों के दफातर जो है वो पोस्ट ऑफिस वालों पर रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ इतना लिख दीजिए दफ्तर सूबाई मोहसिब मुल्तान तो हमें पहुंच जाएगी, और इसी तरह दफ्तर वफाकी मोहसिब मुल्तान तो इन्हें पहुंच। और अगर गलती से एक दूसरे के पास आ जाती तो हम बाकायदा ये हमारा ये प्रोटोकॉल में शामिल है, हम उनको लेटर लगा के फौरन दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया और लोगों के मसाइल सुने भी, और लोगों के मसाइल पे उम्मीद है कि हम काम भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखने और अपने वीकेंड को एंजॉय करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।